औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है, जिसकी दो ही तौफीक से हाजिर सब जहाँ मौजूद हैं, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो समी भी है और बसीर। समी और बसीर ऐसा कि स्यारात में स्यागात के अंदर स्या पत्थर पर चलने वाली चिमटी भी डगमगा जाए तो न सिर्फ उसकी पुकार को भी सुनता और देखता है बल्कि उसकी मदद भी करता है। इन दुआ के साथ आने वाले जितने भी हमारे टाइम्स के लीडर्स, टाइम्स के अचीवर्स, टाइम्स के टाइगर्स जहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको आज के इस एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, जी आया नो और अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यकीनन एक बड़ा अहम दिन है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आज सुबह से शाम तक बहुत कुछ सीखेंगे। और स्पेशल ये जो टाइम है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेनिंग के सिलसिले में, लेने के सिलसिले में, फिर देने के हवाले से भी। और पूरे पाकिस्तान में स्पेशल उनका एक नाम है ट्रेनर्स की दुनिया में, एक माने हुए ट्रेनर्स। आज 4 घंटे उनके साथ गुजरेंगे और आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपकी जिंदगी की ट्रेनिंग होगी। सिर्फ तवज्जो चाहिए, वो जो कुछ वो देने आ रहे हैं वो आपने वसूल करना, लेना है। तो लेने के लिए तैयार है? तैयार है? भरपूर तालियों में वल्हाने इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर आरिफ फकीर। आपकी तालियों से लगता है कि इस्लामाबाद में मच्छर मार गए होंगे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी कैसे हैं आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली दफा मेरी ट्रेनिंग में आए हैं? अच्छा, आप में से अक्सर लोग आज पहली दफा आए हैं। चलें जी, ठीक है। आज आपके साथ पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक है, मैंने देख लिया आपको भी। आज आप लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं? क्या सीखने के लिए? जो आप लोग घर से क्या सीखने आए हैं? तो भाई मुझसे क्या सीखना है आपने? बेशुमार चीजें सिखाई जाती हैं। आप घर से की माइंडसेट लेके आए हैं कि आज हम जा रहे हैं तो हम ये चीज सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आ रहे हैं, राइट? तो मुझे बताइए कि जिंदगी का कोई भी पहलू कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर पूरा हो सकता है? आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी एजुकेशनल लाइफ है, आपकी बिजनेस लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, किसी भी तरह की जिंदगी आप गुजार रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन के बगैर उस जिंदगी का तस्वुर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आप में से बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनकी एज 60 प्लस भी है और 18 साल भी है। 18 साल इसलिए कि कहा जाता है कि ख्वातीन 18 साल से ऊपर नहीं जाती कभी। 60 इयर्स तक के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपने 18 साल से लेकर 60 इयर्स के लगभग तक जिंदगी गुजारी है। तो क्या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे बगैर गुजार ली? तो फिर आज के रहने आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी जिंदगी आपसे पहले की जो जिंदगी थी वो कैसे गुजारी आपने? कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर जिंदगी का कोई भी पहलू मुमकिन नहीं है, कोई भी पहलू, वो सोशल हो, वो फाइनेंशियल हो, वो फैमिली का हो, वो एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जिंदगी आपने बगैर कम्युनिकेशन स्किल्स की गुजार ली हो? ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। तो मुझे बताइए कि फिर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे पहले? वजह कम्युनिकेशन स्किल थी लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं। चले ठीक है, ये बताइए कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? राब्ता, बातचीत, गुफ्तगू, और कोई बात जी? पैगाम रसानी, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए इससे अगले स्टेप पे कि क्या अल्फाज में की ताकत होती है? पक्की बात है? चले मैं कुछ लफ्ज बोलता हूँ, देखते हैं उनका क्या असर होता है। जिनका कोई काम सरिस्तो मरो को माके तो बीच के मरो को जो ये करो शीनो या शीनो करो जी। आपने क्या पता मैंने बुरा भला कहा होगा।
आप तो कह रहे हैं कि अल्फाज में ताकत होती है, ये कैसी ताकत है कि मैं बोल रहा हूँ और आपका ना खून गर्म हो रहा है मेरी बातें सुन के, ना ठंडा हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। तो मुझे बताइए, अगर अल्फाज की ताकत है तो मेरे अल्फाज ने आप पर असर क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि अल्फाज में इटसेल्फ ताकत नहीं है। अल्फाज को हम लोग जो मीनिंग्स देते हैं कि इस लफ्ज का ये मतलब है, उस मतलब के अकॉर्डिंग, उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनमें ताकत होती है। ये मतलब हुआ ना, अल्फाज को जो मीनिंग्स हमने पहनाए हुए हैं उन मीनिंग्स के मुताबिक वो अल्फाज हम पर असर करते हैं। ऐसे ही है जी? चले ठीक है। अगली बार अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ या पंजाबी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, फिर तो आप समझ रहे हैं ना? तो फिर उस बात का असर अगर आपके ऊपर हो जाए या ना हो, इस बात की गारंटी है? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, उर्दू हम सबकी लैंग्वेज है, हम सबको आती है, सबको आती है ना उर्दू। तो मैं उर्दू के अल्फाज बोल रहा हूँ तो क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है, कम्युनिकेशन मींस द रिस्पांस दैट यू गेट। वो रिस्पांस जो आप दूसरे से लेना चाहते हैं, अगर वो रिस्पांस आपको मिल रहा है, देन यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ प्रॉपर वे। अगर आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आपकी कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जिन तरह मैं थीसिस लिख रहा था अपना पीएचडी का, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए थे उन पे तजुर्बात करने के लिए, तो मैंने फैमिली काउंसलिंग के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया, क्लिनिकल सेटअप, जहाँ लोग फैमिली के मैटर्स लेके मेरे पास आते हैं कि घर में के झगड़े चल रहे हैं, इन झगड़ों को सॉल्व करना है तो उसमें हमारी हेल्प करें। अब जब मैं अलहदा मियाँ बीवी से, सास बहू से, नंद भाभी से, जो भी रिश्ते हैं, जब मैं इनसे अलहदा गुफ्तगू करता तो 1 घंटे की गुफ्तगू के बाद, 40 मिनट की गुफ्तगू के बाद जो आखिरी फिक्रा उनके मुंह से अमूमन निकलता या उस गुफ्तगू का जो निचोड़ होता वो ये होता कि दूसरी पार्टी को मेरी बात समझ नहीं आती। मतलब मोस्टली जो लड़ाई हो रही है घर में, प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो इस वजह से कहते हैं हो रही है कि इन्हें मेरी बात समझ नहीं आती। क्यों जी? ऐसे ही है ना? कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं ना वो सारे के सारे। अगर वो सारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं फिर उन्हें बात समझ नहीं आ रही, तो उस बात की समझ ना आने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही। उस प्रॉपर कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से घर में झगड़े पैदा हो रहे हैं। यही मामला हम सबके साथ है। अगर हमारी टीमें हमारी बात नहीं मान रही, हमारे लीडर्स वो नहीं कर रहे जो हम उनसे चाहते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स वो नहीं कर रहे, हमारी साइडलाइंस वो नहीं कर रही, हमारा प्रॉस्पेक्ट वो नहीं कर रहा, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह ये कि हम बोल तो रहे हैं, हमारे होंठ हरकत में है, हमारी जुबान हरकत में है, लेकिन हम उनसे वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे जो हमें लेना चाहिए। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे प्रॉब्लम है। और दिलचस्प बात यह है कि आप में से शायद कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा आप लोगों ने? दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैं जो जानता हूं, मैंने जितने यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस का सिलेबस देखा, मैं वो हैरान रह गया देख के कि कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर वो लोग जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं या कम्युनिकेशन का प्रोसेस है या कम्युनिकेशन के एथिक्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो है नहीं इसमें। मुझे याद है मैं इंग्लैंड से आया, इस्लामाबाद में किसी साहब का ऐड आया था अखबार में कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन 1998 की बात है, तो उस वक्त उन्होंने उस 1 डे के कोर्स की फीस रखी हुई थी 4000 रुपीज। उस वक्त डॉलर मुझे याद है कि 60 रुपीज का था, तो 60 रुपीज के हिसाब से वो बड़े माकूल पैसे थे डॉलर्स के हिसाब से ना, 4000 रुपए एक दिन के। मुझे सीखने सिखाने का शौक था, मैंने फी जमा कराई बैंक में, टिकट रिजर्व करवाई, लंबा ट्रैवल है 500 किलोमीटर का, मैं 500 किलोमीटर ट्रैवल करके इसी तरीके के ट्रेनिंग हॉल में आप लोगों की तरह बैठा। ट्रेनिंग शुरू हुई 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रेनिंग का टाइम था। जब 4:30 हुए उनकी ट्रेनिंग एंड हो गई। उन्होंने कहा एनी क्वेश्चन? मैं भी पूछता हूँ कि सवाल रह गया, तो मैंने याद खड़ा कर दिया। कहते हैं जी क्या सवाल है आपका? मैंने कहा आज का टॉपिक क्या था, ट्रेनिंग किस बारे में थी? अब वो उन साहब का गुस्सा अंदाजा कर सकते हैं कितना उन्हें चढ़ा होगा मेरी बात सुन के, कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बोल रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कि ट्रेनिंग किस बारे में थी। कहते हैं आप घर से क्या करने आए थे? मैंने कहा मैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने आया था। तो कहते हैं मैंने क्या कराया? मैंने कहा आपने कम्युनिकेशन की एथिक्स पढ़ाई है, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, दूसरे आदमी की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने कहा मैंने बचपन में जब मैट्रिक में था तो मैंने 20 रुपए की किताब ली थी डेल कार्नेगी की, आइए दोस्त बनाइए। आपको ये कोर्स उस किताब में से लिया गया है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया मेरी बात सुन के। तो हर इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, उन्होंने भी गलती की। मुझे कहते हैं फिर आपको आते हैं तो आप स्टेज पर आके करा दें। मैं उस वक्त तक ट्रेनर नहीं था, वो साहब ने मुझे धक्का देके स्टेज पर वो ट्रेनर बनाया था। तो मुझे चूंकि सीखने सिखाने का बहुत शौक था, तो मैंने कुछ कोर्सेज किए थे हिप्नोटिज्म से रिलेटेड भी। आपने हिप्नोटिज्म सुना होगा, क्या होता है? क्या होता है? वो कहते हैं जी कि दूसरे को काबू में कर लेना, क्योंकि बंदा कहता है उससे तो शादी करना कहते हैं।
अच्छा, हिप्नोटिज्म कैसे किया जाता है? लोग कहते हैं आंखों में आंखें डाल के युगल के घूर के देखते हैं, फिर उनके मकनातीसी किस्म की लहरें आपकी जिस्म से निकलती हैं, दूसरे को काबू में कर लेती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए, उसकी माइंड तक एक्सेस के लिए आप कुछ खास तरह की कम्युनिकेशन यूज करते हैं, कुछ खास तरह के अल्फाज, कुछ खास तरह के सेंटेंसेस, कुछ खास कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं जो आप यूज करते हैं, जिसके जरिए आपकी एक्सेस दूसरे के जहन तक हो जाती है। जब मुझे उन्होंने स्टेज पर बुलाया तो मैंने हिप्नोटिक लैंग्वेज का एक पैटर्न सिर्फ उनके साथ डिस्कस किया। आज मैं उसके 6 हिस्से आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने उनका एक पार्ट उनसे डिस्कस किया, 15 मिनट लगे मुझे। 15 मिनट के बाद सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 40-45 लोग उस वर्कशॉप में थे। जब कोर्स एंड हुआ तो उन टीचर की बजाय वो 40-45 लोग मेरे पास खड़े थे मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। अच्छा, तो जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मोस्टली वो हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स या कम्युनिकेशन की एथिक्स बताई जा रही हैं। हमें आज सीखना है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद हमारे साथ देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी सक्सेस है अगर हम इस काबिल हो जाएं कि दूसरे लोगों से वो करवा सके जो हम करवाना चाहते हैं। हमारी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, हमारी सोशल लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, हमारी बिजनेस लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर हम जॉब करते हैं तो वो जॉब की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी कि हम दूसरों को समझ रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। होता यह है कि हमारे दिमाग में जिस तरीके से ये बटन है, मुख्तलिफ तरह के इसके बल्ब के, मल्टीमीडिया के है ना, मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं। हमारे दिमाग में भी बटन है। एक बटन है यस का बटन, एक बटन है नो का बटन, एक बटन है मोटिवेट का, एक है डीमोटिवेट का, एक है बाइंग का, एक है सेलिंग का, एक है लव का, एक है हेट का। डिफरेंट तरह के बटन है। अब हमें पता नहीं है, जिस तरह मुझे नहीं पता कि साल में कौन सा बटन किस काम के लिए है। मैंने ये वाला पंखा चलाना है, मैं एक बटन दबाता हूँ, ट्यूब ऑन हो जाती है। दूसरा बटन दबाता हूँ, एसी ऑन हो जाता है। तीसरा बटन दबाता हूँ, मल्टीमीडिया ऑन हो जाता है। अब बाई चांस है कि वो पंखा ऑन हो जाए या कुछ और चीज ऑन हो जाए, तो क्या की बात है ना। तो कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है कि हम दूसरे आदमी को मोटिवेट करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आखिर में बटन प्रेस कर देते हैं डीमोटिवेट। हम सेलिंग के लिए जाते हैं, बड़ी शानदार किस्म की प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उसके बाद बटन प्रेस कर देते हैं नो, और बंदा आगे से कह देता है नो। तो सारा हमारा किया कराया जो है वो जाया हो जाता है। तो अगर हमें ये पता हो कि फलाने आदमी का यस का बटन कौन सा है, नो का बटन कौन सा है, मोटिवेट का बटन कौन सा है, डीमोटिवेट का बटन कौन सा है, लव का बटन कौन सा है, हेट का बटन कौन सा है, बाइंग का बटन कौन सा है, सेलिंग का बटन कौन सा है, तो क्या उससे काम लेना आसान हो जाएगा? आज हम यही करने के लिए जा रहे हैं। और इससे बल्कि मुझे एक और अपना वाकया याद आ गया कि मैं आर्मी की क्लास थी। यहाँ पे फौजी कौन कौन है? 1 2। आप 2 से मैं पहले माफी मांग लेता हूँ क्योंकि मैंने वापस जाना है। ठीक है जी, मैं आर्मी की क्लास करा रहा, उसमें मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक के रैंक के लोग जो शामिल थे। तो मैंने यही कोर्स था कम्युनिकेशन स्किल्स का ही। तो इस तरह की जैसे मैं आपसे बातें कर रहा था, ऐसे ही बातें करते करते मेरे मुंह से निकला कि वर्ड्स हैव पावर, माय वर्ड्स हैव पावर, माय वर्ड्स कैन कंट्रोल यू, माय वर्ड्स कैन कंट्रोल योर बिहेवियर, माय वर्ड्स हैव पावर। तो एक मेजर साहब को गुस्सा आ गया मेरी बात सुन के। पता नहीं वो पहले से मेरे से खार खाए बैठे थे, पता नहीं किस बात पे। तो वो खड़ा होकर बड़े गुस्से में कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाउ योर वर्ड्स कैन कंट्रोल मी। ये बकवास है सारी। कहते हैं तुम्हारे अल्फाज मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आपने किसी आदमी को बुलाया है, वो अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, ठीक कह रहा है, गुफ्तगू के कुछ आदाब तो होते हैं। मुझे ना गेस्ट स्पीकर बुलाया, वो प्रॉपर रिस्पेक्ट उसके लिए देनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए ना। उन्होंने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाउ योर वर्ड्स कैन कंट्रोल मी। उन्होंने घूर के देखा, मैंने कहा शट अप यू इडियट, सिट डाउन। अब आप अंदाजा करें कि 70 के करीब ऑफिसर्स बैठे हो, कुछ उसके सेम रैंक के, कुछ उसके सीनियर्स, और 70 आदमी में एक मेजर को कहा जाएगा शट अप यू इडियट, सिट डाउन, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। अब जनाब उनके मुंह से कफ निकल रही है, चेहरा उनका जो है ना वो सुर्ख हुआ हुआ है, आंखें उनकी बाहर निकल रही है गुस्से से, और उन्होंने जुबान से वो जो कह सकते थे मुझे कहा, बस मुक्के शुक्के नहीं मारे, मुझे फासला ज्यादा था। तो तुम्हें पता नहीं, मैंने फ्रांस में कहा मैंने ये कोर्स किया, जर्मनी से मैंने ये किया, अमेरिका से मैंने ये किया, मैं पाकिस्तान का इतने रैंक का मेजर हूं, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हूं, मैंने ये किया, बड़ा अपने बारे में बताया, और तुम्हें तमीज नहीं है बात कैसे करते हैं। मैंने बोलने दिया। जब वो 1.5-2 मिनट तक, 3 मिनट तक अपना सारा गुबार निकाल चुके, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हाईली टैलेंटेड और इतने ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले आदमी हैं, मैं अपने आपसे कभी ऐसे बात ना करता। तो वो छाती निकाल के कहते हैं दोबारा ऐसे बात ना करना। आई एम सॉरी, बिल्कुल ऐसे बात नहीं, आई एम सॉरी। वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट ही गुजरे होंगे, तो मैंने क्लास में एक लतीफा सुनाया, सारे हंसने लगे। मैंने कहा मेजर साहब स्टैंड अप। मेजर साहब खड़े हो गए। मैं कहा नाउ यू सी हाउ माय वर्ड्स कंट्रोल योर बिहेवियर, फर्स्ट यू लॉस्ट योर टेम्पर, देन यू कूल डाउन एंड नाउ यू आर लाफिंग।
पावर ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स में ये ताकत है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं, आप लोगों को रुला सकते हैं। वर्ड्स जंगें शुरू करने का बायस बनते हैं, वर्ड्स जंगें खत्म करने का बायस बनते हैं। वर्ड्स आपके दिल में शमा जला सकते हैं, वर्ड्स जल्दी ही शमा को बुझा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट राइटर्स, पोएट्स जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ड्रामों के, इन्हें अल्फाज की ताकत का बखूबी अंदाजा है कि एक एक लफ्ज इंसान के ऊपर कितना असर डालता है। कभी आपने आप तो खुद लीडर देखा है, अगर आपने खुद कभी की ब्रोशर बनाया हो या आपके लीडर्स ने कभी की ब्रोशर बनाया हो, कि मैसेज टाइप किया हो, तो उनसे पूछें कि एक 50 या 60 या 100 लफ्ज का मैसेज लिखने के लिए या एक पेज का ब्रोशर लिखने के लिए उन्हें बाज़ों का हफ्ता लग जाता है। कि इस लफ्ज का ये मतलब ना निकला, इसका ये मतलब होना चाहिए, इसका ये मतलब होना चाहिए, ऐसा ही है ना। एक एक लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट है कि जस्ट एक सफा जो 10 मिनट में लिखा जा सकता है, एक मैसेज जो 2 मिनट में टाइप हो सकता है, उसके लिए आपको बाज़ों का हफ्ता चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फाज में ताकत है और अल्फाज किसी आदमी को आपसे दूर भी कर सकते हैं, किसी आदमी को आपसे करीब भी कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरीके से सीखना जिस तरीके से सीखना चाहिए, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है। सभी कुछ बाद में होगा। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक कैरियर है, आप किसी आदमी को बताना चाहते हैं, बताना आएगा तो बताएंगे ना। सारा कुछ आपके पास है, आप उसे बता नहीं पा रहे, आप उसे उस तरीके से कन्वे नहीं कर रहे जिस तरीके से किया जाना चाहिए, तो कामयाब हो जाएंगे? तो आज मैं आपको जो कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ इन्फ्लुएंस। सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वो लैंग्वेज है जो दुनिया के टॉप हिप्नोटिस्ट, जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, दुनिया के टॉप हिप्नोटिस्ट, टॉप थेरेपिस्ट, टॉप ट्रेनर्स, टॉप मोटिवेटर्स, टॉप स्पीकर्स, टॉप लीडर्स यूज करते हैं। लीडर्स की क्या क्वालिटी है कि वो बेशुमार लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों के करीब लोगों को अपने मकसद के लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी खास आदमी के मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज उनके दिलों में एक ऐसी लौ लगा देते हैं कि वो सड़कों पर आ जाते हैं। इससे पहले कि हम चले आगे, एक छोटी सी वार्निंग है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं यहां पर एथिक्स पढ़ाने नहीं आया, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने आया हूं। लेकिन हर चीज की तरह कम्युनिकेशन स्किल्स का भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का इस्तेमाल मुमकिन है। एक आदमी गन सेल करता है, गन सेल करना अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है, मैंने तो खुद बहुत सेल की थी। अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। देखिए, गन अगर एक आपके पास है तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, अगर किसी डाकू या चोर के पास है तो वो थ्रेट्स के लिए, रॉबरी के लिए है। इट मींस कि गन बुरी नहीं है, द मैन बिहाइंड द गन वो अच्छा या बुरा है। गन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या गन सेल करने के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे इस्तेमाल करने वाले को प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये चीज देने जा रहा हूं, ये गन से भी ज्यादा खतरनाक है। आप में से कुछ लोग इसे पॉजिटिव यूज करेंगे, कुछ लोग इसे नेगेटिव यूज करेंगे। कुछ लोग इस लैंग्वेज को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग इस पैटर्न को लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, आप लोग वहां पर जवाब दें। मेरा काम था आपको वार्निंग देना, समझाना कि अभी आप जो ले जाएंगे इसे तजुर्बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, आप लोगों से आप खेलेंगे कि जिससे मर्जी जो मर्जी करवा रहे हैं, लेकिन आप किसी ना किसी जगह पर आंसरेबल है, और वो आप आंसरेबल है, मैं नहीं। कभी बुली कुत्ता देखा आप लोगों ने? बड़ा प्यारा सा होता है ना, ये खौफनाक होता है, खौफनाक होता है। अच्छा, अगर बुली कुत्ता हो और ब्लैक बेल्ट भी हो कराटे में, तो फिर कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कि तेरे नथिंग वर्स देन अ बुली विद अ ब्लैक बेल्ट। तो याद रखिएगा कि जो चीज आप हासिल करने के लिए जा रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे किसी बुली कुत्ते को ब्लैक बेल्ट भी दे दीजिए कराटे में। तो आप इसे बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बी पॉजिटिव, ठीक है जी। ये हम आगे बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली ये है कि लोगों के जहनों में वो मतलब पैदा करना जो आप चाहते हैं, लोगों से वो काम करवाना जो आप चाहते हैं, अपने मैसेज को इस तरीके से कन्वे करना जिस तरीके से आप पहुंचाना चाहते हैं। इन तमाम चीजों को कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। ये बातें हम कर चुके हैं। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स का जो प्रोग्राम आपको करवाने जा रहा हूँ, सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका टेक्निकल जुबान में इसका नाम है मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स। लिख लीजिए ताकि अगर कभी कोई किताब ऐसी मिले आपको, कोई ऐसा लिटरेचर मिले, कोई ऐसा यूट्यूब पे लेक्चर मिले जिसके ऊपर लिखा हो मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स, तो आप हैरान ना हो जाए कि ये पता नहीं फजूल सी कोई चीज है। इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो इसका नाम है, इसे मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स कहते हैं। हम इन फिल्टर्स को करेंगे। हिप्नोटिज्म के बेशुमार लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, उनमें से एक लैंग्वेज पैटर्न आज हम करेंगे जिसका नाम है मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स। आगे करने से पहले मुझे एक बात बताइए,
ये मार्कर मैंने बनाया है, इस मार्कर को मुझसे बेहतर कोई इस्तेमाल करना जान सकता है? मुझे पता है कि ये किस तरह के सरफेस पर कैसा काम करेगा, लकड़ी पर क्या करेगा, कागज पर क्या करेगा, चिकनी सतह पर क्या करेगा, खुदरी सतह पर क्या करेगा, इसकी इंक कहां पर फैलेगी, कहां नहीं फैलेगी, इसके कैप को खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा, कितना दबा के लिखूंगा तो क्या होगा, सारी चीजें मुझे पता है ना बेहतर तरीके से, क्योंकि ये मैंने बनाया है। तो हमें किसने बनाया है? तो हमसे कैसे काम लेना है ये अल्लाह ताला से बेहतर किसी को पता होगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में अपना तारुफ कराता है आसनुल खालिकीन, तमाम खालिकों में से बेहतर खालिक। तो उसने हमें बनाया आसनुल खालिकीन ने, अब उसने हमसे काम भी तो लेना है ना। तो हमसे काम लेना अल्लाह ताला ने, हमसे कैसे काम लिया जा सकता है, इंसान से कैसे काम लिया जा सकता है कि अल्लाह से बेहतर कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला भी हमसे गुफ्तगू करता है, हमसे काम लेने के लिए हमसे कलाम करता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमसे कम्युनिकेशन की, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? कुरान पाक के जरिए अल्लाह ताला ने हमसे कम्युनिकेशन की। ये कोर्स जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये लेट 1970s में, 70s की दहाई के एंड में जाके ये कोर्स डेवलप हुआ। तो मुझ तक कोई 20 साल बाद 90s की दहाई में मुझ तक ये बातें पहुंची। मैंने ये कोर्स किया तो मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ कि मेरे पास क्या एक अलादीन का चिराग आ गया है, अब मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। 2-3 दफा रिपीट किया, इसमें महारत हासिल की। एकदम मुझे एहसास हुआ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला जिस लैंग्वेज पैटर्न के जरिए हमसे मुखातिब है, जिस तरीके से अल्लाह ताला अपना मैसेज हम तक कन्वे करता है, मजे की बात है कि वो एग्जैक्टली ये सेम पैटर्न है। ये मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बेसिकली हमसे तो काम लेना मकसूद था, तो लैंग्वेज पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए था कि हर इंसान को समझ आ सके। अब मैं आपको ये कोर्स करवाऊंगा, इस कोर्स में मैं आपको हर बात जो है 3 मुख्तलिफ तरीकों से समझाऊंगा। एक बात बताऊंगा आपको इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमसे जब गुफ्तगू की तो ऐसे की और उसकी रीजन क्या थी। एक आपको बताऊंगा आपकी फैमिली के हवाले से। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं और कितने लोग हैं जो बचे हुए हैं? अच्छा, बचे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अपने घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, बहन भाई के साथ होती हैं, बड़ों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा? दूसरी हम एग्जांपल फैमिली से देंगे। तीसरी एग्जांपल देंगे अपनी बिजनेस लाइफ के साथ कि वहां पर क्या होगा। और हो सकेगा तो वो आप लोग जो देते हैं ना प्रेजेंटेशन यूनिकोर की, वो जो है OPP, मैं उसकी एग्जांपल्स आपको करूंगा कि उसे हम कैसे बिजनेस यूज करते हैं। ये सारी एग्जांपल आ जाएंगी ताकि आप लोग उन चीजों को बेहतर से बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है? सवाल जो आपके बारे में एक बड़ी सख्ती से मेरी हिदायत सुन लीजिए। आप मुझे किसी भी वक्त किसी भी जगह पर रोक कर सवाल पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखें कि ब्रेक मेरी भी ब्रेक होती है। आप लोग क्लास के बाद आते हैं कि सर एक बात रह गई थी वो बता दीजिए, फिर मुझे फोन आता है बाद में कि सर वो फलानी बात दोबारा रिपीट कर दीजिए। वो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। आपने जितने भी सवाल करने हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप आखिर में सवाल करें, जिस वक्त मर्जी मुझसे सवाल कर लें, आई एम हैप्पी। लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद नो क्वेश्चंस। ठीक है? तो जो सवाल हो आपने फौरन करना है, खरी खरी बातें मुंह पे। चलिए, तो मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स। फिल्टर्स किसे कहते हैं? फिल्टर्स कहते हैं छलनियों को। स्टेनर, छलनी। आप लोग जब चाय वगैरह बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं तो स्टेनर यूज करते हैं ना। ये वो 6 ऐसे फिल्टर्स हैं, 6 ऐसे स्टेनर्स हैं, 6 ऐसी छलनियां हैं जिनके जरिए आप इंसानों की कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि इस इंसान से इस तरीके का काम लिया जाएगा, इस इंसान से इस तरह से बात करूंगा तो काम होगा, इसको ये करूंगा तो फायदा होगा, अगर ये कर दिया तो नुकसान होगा। ये वो 6 मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स हैं जिनके जरिए सबसे हम पहले इंसानों की कैटेगराइजेशन करेंगे कि कैसे इंसान होते हैं। नंबर 2 पे हम ये सीखेंगे कि इंसान को पता कैसे लगे हमें से कि इंसान किस कैटेगरी में फॉल करता है। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि इन्हें अप्लाई कैसे करें। इसके 3 तरीके हैं। आगे चलने से पहले चूंकि फिल्टर्स का जिक्र आ गया तो मुझे अरस्तु की एक बात याद आ गई, मैं वो पहले शेयर करूंगा फिर आगे चलूंगा। अरस्तु का नाम सुना होगा आपने, बड़ा मारूफ स्कॉलर था। तो उसके पास उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे पता लगा कि आपके एक दोस्त ने आपके बारे में एक बात कही है और मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसे इंसान है जैसा उसने आपके बारे में डिक्लेयर किया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरस्तु कहता है ठहर जाओ, बताने से पहले एक बात सुनो मेरी। कहता है क्या? अरस्तु कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक ट्रिपल फिल्टर टेस्ट इजाद किया है। मुझे फिल्टर से ही वाकया याद आ गया। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, इसे कहते हैं तेहरी छलनी का टेस्ट। मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है कि कोई भी बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि उसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से गुजारा जाए। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मैं उस टेस्ट में से तुम्हारी गुफ्तगू को भी गुजार लूं। उसने कहा जी गुजार लो। तो वो कहता है पहला टेस्ट ये है, मुझे ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो तुम्हें इसकी सच्चाई पर यकीन है?
वो कहता है उसने जो बात कही है नहीं वो ठीक नहीं है, आप ऐसे नहीं है, मुझे यकीन है ऐसे नहीं है। तो रस्तू कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे एक ऐसी बात बताने जा रहे हो जिसकी सच्चाई पर तुम्हें खुद भी यकीन नहीं है। चलो छोड़ो इस बात को। अच्छा ये बताओ, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या ये बताना मेरे लिए जरूरी है? मेरे लिए इस बात को जानना जरूरी है? उसने सोच के कहा नहीं, कोई ऐसी बात भी बनी है। तो रस्तू कहता है तुम मुझे एक ऐसी बात बताने जा रहे हो जो ना तो सच्ची है ना ही जरूरी है। चलो एक टेस्ट और बाकी है, ये बताओ कि क्या वो बात जानने से मुझे कोई फायदा, ये बताने से तुम्हें कोई फायदा हो जाएगा? उसने सोच के कहा नहीं, फायदा तो नहीं होगा, हो सकता है नुकसान हो जाए, उस बंदे से हम दूर हो जाए। तो रस्तू कहता है कि बंदे खुदा के, ऐसी बात जो ना तो सच्ची है ना जरूरी है ना वो मुफीद है, ऐसी बात करने का क्या फायदा, दफा करो कोई और बात करते हैं। जी ये 6 मेटापोलर फिल्टर में से पहला फिल्टर जो है इसे कहते हैं टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। इस फिल्टर में यह बताया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी काम करते हैं, जो डिसीजन करते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई सिमत में जाने का फैसला करते हैं, किसी से बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट होना होता है, जिंदगी इनकी जिन चीजों के घूमती है वह टुवर्ड्स, हमें मिलेगा क्या, गोल ओरिएंटेड, मैं ये करूंगा तो मुझे हासिल क्या होगा, कुछ पाने के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं अवे फ्रॉम, जो इसलिए काम करते हैं, इसलिए फैसला करते हैं कि हम आने वाली मुतवक्को मुश्किलात से बच सकें। वो कुछ प्रॉब्लम से बचने के लिए, कुछ मुश्किलात से बचने के लिए फिर काम करते हैं। ये लोग कुछ पाने के लिए काम करते हैं, ये आने वाली मुश्किलात से बचने के लिए काम करते हैं। इसे एक और थ्योरी में से कहते हैं पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर। दुनिया में जो भी इंसान कोई भी फैसला करता है वो इन दो इमोशंस की बुनियाद पर करता है, या तो वो पेन से बचने के लिए वो फैसला करता है या वो प्लेजर को हासिल करने के लिए फैसला करता है। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे है। देखिए अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, उसे किसी भी चीज का ऑर्डर दे देना ये काफी है ना, उसने हुक्म दिया कि ये करो, हमें कर देना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि अल्लाह ताला पहले आपको एक चीज का हुक्म देता है कि ये करो, मतलब वो कहता है कि मेरी अताअत करो, मेरी बंदगी करो, मेरे अहकामात मानो। नमाज की मिसाल ले लें, वो कहता है कि नमाज पढ़ो, मेरी अताअत करो, बंदगी करो, ठीक है ना, हुक्म जारी हो गया। लेकिन क्या उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा जिक्र नहीं किया? फिर क्या होता है कि अब चंद सुपारे आगे जाते हैं, चंद आयात आगे जाते हैं, चंद सूरतें आगे जाते हैं, इसी बात को किसी और जगह फिर कहा गया है कि तुम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, अल्लाह की इताअत करो, इसके इवज तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये बताया जाता है कि जब तुम मेरी इताअत करोगे तो तुम्हें रिवार्ड में क्या मिलेगा, बताया जा रहा है। चलो बता दिया, काफी हो गया? नहीं। अब चंद सफे फिर पलटते हैं तो दोबारा वही बात, और अब कहा जाता है कि अगर तुमने मेरी इताअत ना की तो घंटी लगेगी, दोज़ख में जाएंगे, अज़ाब नाज़िल होगा, आग जलाई जाएगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। फिर आपको वो तमाम परेशानियां बताई जाती हैं, वो तमाम सजाएं बताई जाती हैं, वो तमाम मुश्किलात बताई जाती हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने की सूरत में आपको फेस करना पड़ेगी। ऐसे ही है ना? अब देख लें कि एक ही बात को अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से बयान कर रहे हैं। पहले अपना हुक्म उसने वाज़ेह कर दिया कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये करो, लेकिन उसे पता है कि इन बंदों से काम लेने के लिए किसी और तरीके से बात करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग हैं टुवर्ड्स पर्सन, तो आप लोगों को मुखातब करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों तक अपनी बात बेहतर तरीके से समझाने के लिए अल्लाह ने ये बताया कि ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे गर्ज नहीं कि मिलेगा क्या, वो ये कहते हैं बस जिंदगी में मुश्किलात ना आए, परेशानियां ना आए, तो उन्हें फिर परेशानियां बताई जाती हैं कि अगर तुमने ये इताअत ना की, अगर तुमने बंदगी ना की, मेरे अहकामात की इताअत ना की, तो तुम्हें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अब कुछ आदमी जन्नत के लालच में इबादत करते हैं, कुछ आदमी दोज़ख के खौफ से इबादत करते हैं। दोनों से मुखातब किया गया ना। इसी बात को जो लोग पुराने बात को पढ़ते हैं, पुराने लालच को हासिल करते हैं, उन्हें शायद अंदाजा हो, इस टर्म को कुरानिक लैंग्वेज में तसरीफ आयात कहा जाता है। एक ही बात को घुमा फिराकर मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना। अब अगर इस बात को सिर्फ इस तरीके से बयान किया जाता तो वो लोग जिन्हें मोटिवेट करने के लिए ये पार्ट जरूरी था वो कभी मोटिवेट ना होते। ऐसे ही है ना? अच्छा, ये आपने इसकी एग्जांपल देखी कुरान पाक के हवाले से। अब आ जाए बच्चों के हवाले से। अब देखिए हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल आप हैं टुवर्ड्स पर्सन,
आप जो काम करते हैं, जो फैसला करते हैं, उसके पीछे ये होता है कि मुझे मिलेगा क्या। आपके ज़हन में ये चल रहा है कि मुझे हासिल क्या होगा, जबकि आपका बच्चा जो है वो अवे फ्रॉम है। अब आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि देखो बच्चे, तुम पढ़ोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम्हें बेहतरीन कॉलेज में, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलेगा। दुनिया के हर बड़े मुल्क में तुम्हें तुम्हारा एडमिशन जो है, तुम्हारी एंट्री जो ओपन हो जाएगी, बेहतरीन जॉब तुम्हारा मुंतजिर होगी, बेहतरीन कारोबार तुम्हारा मुंतजिर होगा, बेहतरीन लाइफ मिलेगी, बेहतरीन स्टेटस मिलेगा, बेहतरीन जगह पर शादी होगी, बेहतरीन ये मिलेगा, बेहतरीन ये मिलेगा। आप उसे सब का सब वो बता रहे हैं जो मेहनत करने की सूरत में उसे मिलेगा। अच्छी बातें बता रहे हैं ना? यस सर। लेकिन बच्चा बेफिक्र है, उस पर असर हो रहा है? वो आपकी बात नहीं मान रहा। वो ये हो रहा है, घर में देखा आप लोगों ने कि आप उसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसे असर नहीं हो रहा। अब क्या करें? कैंडी कराए ना? क्या करें बताएं, कुछ वर्ड्स बताएं, कुछ जुमले बताएं, क्या करें? बात पड़ेगी जी। अगर तुमने ना पढ़ा तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। यस, आपने उसे बताया, थैंक यू। आपने पहले उसे बताया तो तुम पढ़ोगे तो बेहतरीन कॉलेज में दाखिला मिलेगा। अगर पढ़ोगे नहीं, किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। पढ़ोगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। पढ़ोगे नहीं, दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। पढ़ोगे नहीं, किसी का भी नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ोगे नहीं, कारोबार नहीं कर सकोगे। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। वो कहता है फिर तो मैं लकी हुआ ना। अच्छा, अब आप उसे प्रॉब्लम से डरा रहे हैं ना। दूसरी तरफ यही बात वाइस वर्सा है, आप अवे फ्रॉम है, आप बच्चे को डरा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो सारी जिंदगी में काम ही रहेगा। उसे ऐसी बातें करते हैं ना बाद में कुछ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को कौन से अवे फ्रॉम, बच्चा टुवर्ड्स पर्सन है। अब बताएं उस पर असर हो जाएगा? हर चीज की ड्राइविंग फोर्स है, उस ड्राइविंग फोर्स के मुताबिक चलेंगे तो बात बनेगी। जैसा कि मैंने कहा था, पेन या प्लेजर, ये ड्राइविंग फोर्सेस है। मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में आप कोई एक फैसला भी बता दें मुझे जो आपने इन दो इमोशन से बच के किया हो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। या तो अच्छा काम करते हैं ना, काम करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? कुछ लोग काम इसलिए करते हैं कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। कुछ इसलिए काम करते हैं कि बुरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। अच्छा, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं टुवर्ड्स पर्सन, मैं बुरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ये क्या है? अवे फ्रॉम। लेकिन दोनों आदमियों की ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी है पेट्रोल से चलती है। आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी डीजल से चलती है। हम दोनों ने लाहौर जाना है, हमारी मंजिल एक है, दोनों के पास व्हीकल भी मौजूद है। मैं सोचता हूं कि डीजल थोड़ा महंगा है असल में पेट्रोल से, तो यकीनन ये अच्छा फ्यूल होगा, तो मैं अपनी गाड़ी में डीजल डलवा देता हूँ। अकलमंद आदमी हूं ना, डीजल डलवा देता हूँ पेट्रोल वाली गाड़ी में। और आप सोचते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है तो डीजल महंगा है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, आप अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। अब मुझे बताइए, हम दोनों कभी भी लाहौर पहुंच सकेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? वर्कशॉप में पहुंचेंगे, मैकेनिक के पास पहुंचेंगे। भैया आपने गाड़ी में फ्यूल तो डाला है, गाड़ी में फ्यूल भी डाला है, गाड़ी भी है, मंजिल भी है, लेकिन गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच रही। क्यों? उसमें वो फ्यूल नहीं डाला गया जो रिक्वायर्ड था। तो जी, तो ये भी फ्यूल है। पेन या प्लेजर जो फ्यूल है, कुछ आदमी से काम करवाने के लिए उसे पेन से डराना होगा, दिस इज फ्यूल। कुछ आदमियों से काम करवाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, ये प्लेजर है। उसमें ड्राइविंग फोर्स पे जो उस पे फ्यूल डालना है, वो प्लेजर का फ्यूल डालना है। अगर आप गलत फ्यूल डाल देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। और ये हम अक्सर करते हैं, हम गाड़ी में दूसरा फ्यूल डालते हैं। अब आप पहले बिजनेस के हवाले से आ जाएं, या आप अपने टाइम्स की जो प्रेजेंटेशन है आपकी, वो ओपीपीजी कहते हैं उसे, आप उस पे आ जाएं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बल्कि इससे पहले एक और मिसाल देता हूँ। मेरे कुछ स्लिमिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे स्लिमिंग सेंटर का क्या मतलब होता है? जहाँ पे स्लिम किया जाए, क्लियर कट बात है ना। पहले दिन जब स्लिमिंग की क्लास होती है ओरिएंटेशन की, जिसमें कि 30 के करीब ख्वातीन बैठी होती हैं, बड़ी दुबली पतली स्मार्ट ऐसी होगी ना, मोटी मोटी ख्वातीन बैठी होती है, पहलवान रेसलर सी ना। तो पहले दिन सिर्फ गुफ्तगू की क्लास होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती ना, जस्ट ओरिएंटेशन की क्लास। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों तशरीफ लाई हैं? अब बाजार के सवाल हमखाना लगता है कि बाहर लिखा हुआ है स्लिमिंग सेंटर, तो जो बंदा अंदर आया वो स्लिमिंग के लिए आया है, अंडरस्टूड बात है। तो वो कहते हैं स्लिमिंग के लिए आए। मैं तो तफसील बताया था कैसे। तो पता चलता है कि कुछ ख्वातीन बताती हैं कि हम यहाँ से ना बीमार थे, हमको मसला हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वेट मशीन पे खड़ा किया, तो सबसे पहले झटका डॉक्टर को लगा। फिर मुझे लगा, डॉक्टर ने कहा कि बीबी तुम बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई हो, अगर तूने फौरी तौर पे अपना वजन 10 किलो कम ना किया तो जोड़ों का दर्द हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। उसने इतना ज्यादा डरा दिया उसे कि वो घर नहीं गई, सीधी मेरे पास आ गई। उसे डराया गया बहुत ज्यादा। अच्छा,
2-4 ने बताया, फिर तीसरी से पूछा, चौथी से पूछा, भी आप क्यों आई हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा कि मैंने फील किया कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अगर आदमी का फिगर ठीक हो तो जिंदगी में मजा आ जाता है, आदमी की लाइफ में मोबिलिटी बढ़ जाती है, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। ये कौन खातून है? ये टुवर्ड्स वाली है। अच्छा, ये तो नहीं हुआ था कि रातों रात काम हो गया कि वो खातून जिसे डॉक्टर ने मेरे पास भेजा, वो रात को सोई थी तो वो 48 kg की थी, सुबह उठी तो 84 की हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? वो 48 किलो से लेकर 84 किलो तक पहुंचने में 4-5 साल लगे होंगे। उसे बेशुमार लोगों ने कहा भी होगा, लेकिन उसे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? पेन। जब तक उसे इंतहाई शदीद पेन पे उसका फोकस नहीं करवाया गया कि मारी जाएगी, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये उस वक्त तक वो हरकत में नहीं आई। तो जब उसमें प्रॉपर फ्यूल डाला गया तो वो मेरे पास पहुंच गई। ये फर्क है दोनों की ड्राइविंग फोर्स में। अब आप अपनी ओपीडी पे आ जाए, टाइम्स की प्रेजेंटेशन देते हैं, आप उसमें करते हैं, बेशुमार लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे इतने लोग हैं, ओपीडी हो रही है, जितने आप लोग हैं जनाब 150-200 लोग बैठे हुए हैं, और आप कहते हैं कि टाइम्स क्या देती है? टाइम्स आपको एक हेल्दी लाइफ देती है। हेल्दी लाइफ क्या है? टुवर्ड्स। अच्छा, रेशो का तो फर्क हो सकता है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को समझने समझाने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि 50% होगा, 50% इधर होगा टुवर्ड्स पर्सन, 50% होंगे अवे फ्रॉम। आपने कहा कि टाइम्स आपको देती है हेल्दी लाइफ, 50%, वेरी गुड, तो 50% अच्छा विरोधी कर रहे हैं। क्यों जी? उनके ड्राइविंग फोर्स में टच किया गया कि नहीं किया गया? आपने आधी क्लास को तो टच कर लिया, आधी क्लास को छोड़ दिया। उनका क्या कसूर है? उन्हें किस लिए बुलाया गया था? आप कहते हैं टाइम्स आपको देगी गाड़ी और लग्जरीज, टुवर्ड्स पर्सन, अच्छा लग्जरीज गाड़ी वो तो सीधी करनी अवे फ्रॉम है बाबा। आप बताइए, आप कहते हैं आपको जिंदगी में मिलेंगी आसाइशात, वो कहते हैं पहले मसला नहीं खत्म हो गया, वो गलत लग गया। ऐसे हो रहा होता है ना? तो मुझे बताइए इस मसले का हल क्या है? आप लोगों ने तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी कि आधे लोग आपने छोड़ दिए। तो प्रोस्पेक्टिंग में जो आप करते हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें तो एक प्रोस्पेक्ट मिलियंस का होता है। तो आप इतने सख्ती दाता हैं कि आपने आधे प्रोस्पेक्ट एक ही हल्ले में छोड़ दिए। क्या किया जाए? प्रेजेंटेशन नहीं बनाई जाए? हाँ, तो मेहनत करनी बनी है ना। ड्रॉबैक्स बताएंगे तो टुवर्ड्स वाले क्या करेंगे? अगर आप ड्रॉबैक्स बताने लग गए तो ये लोग भाग जाएंगे फिर। जी, बताया जाएगा कि अगर आप गाड़ी ना हो आपके पास तो आपको एग्जैक्टली, हम उन्हें, थैंक यू, वेरी गुड, हम उन्हें बताएंगे टाइम्स आपको देती है एक हेल्दी लाइफ, जिसके नतीजे में जवानी तो एक तरफ चलो बंदा गुजारा कर ही लेता है, बुढ़ापे में होने वाले बेशुमार प्रॉब्लम से आप लोग बच जाएंगे। हेल्दी लाइफ का अपोजिट क्या है? उन प्रॉब्लम से बचा दिया जाएगा। इन्हें कहते देखिए, टाइम्स में खास रैंक पर पहुंचेंगे आपको गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी जरूरी है। कब तक आपके बच्चे वैगनों में धक्के खाते रहेंगे? अब देखिए, अब आप दोनों साइडों में टच कर रहे हैं ना। उन्होंने गाड़ी दोनों को चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए बच्चे वैगनों में धक्के ना खाएं इसलिए, इन्हें गाड़ी चाहिए कि महल्ले वालों को प्रेस करना है। सॉरी, महल्ले वालियों मैं कम्युनिकेशन ठीक करता हूँ साथ साथ अपनी। बात क्लियर हो रही है ना? मसला बढ़ रहा है, उसे बताते हैं कि तुम्हें रिचनेस मिलेगी, आसाइशात मिलेगी, और गुर्बत से बचने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। हाथ तो टच हो रहा है ना? अब कोई क्लाइंट भी निकल पा रहा है, आप दोनों को टच कर रहे हैं, दोनों अफराद ये समझ रहे हैं कि मुझसे मुखातब किया जा रहा है, टुवर्ड्स एंड। अब आप किसी और प्रोडक्ट को ले लें, आप प्रोडक्ट के क्या बताते हैं? फायदे बताते हैं ना प्रोडक्ट के। किसी प्रोडक्ट का नाम ले लें, कैल्शियम है, कैल्शियम, हमारा कैल्शियम इतना अच्छा है, हमारा कैल्शियम यूं है, ये आपको ये फायदा देता है, ये फायदा देता है, ये फायदा देता है। इन्हें असर ही कोई नहीं, इन्हें बताना पड़ेगा उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये आपको जोड़ों के दर्द से बचाएगा, वो क्या ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा, और ये इन्हें ये बताना पड़ेगा। इधर बताना पड़ेगा कि सेहत मिलेगी, इधर बताना पड़ेगा बीमारी से बचेंगे, तब कैल्शियम सेल होगा। अगर तो ग्रुप में चलो बात हो गई, अब आप 1-to-1 में भी बात करते हैं। 1-to-1 में सामने वाला बंदा जो है वो अवे फ्रॉम है, और आप चीजों के फायदे बता रहे हैं, सेलिंग हो जाएगी। आप टाइम्स में ज्वाइन करने के फ्रूट्स बता रहे हैं, बंदा अवे फ्रॉम है, वो ज्वाइन कर लेगा? इसलिए वो नहीं करता।
आज के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग ये गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई? आगे चलो, समझ नहीं आएगी तो फौरन पूछ लीजिएगा। सेकंड फिल्टर, सेमनेस एंड डिफरेंस, इसे मैचर और मिसमैचर भी कहते हैं। मैचर एंड मिसमैचर। सेमनेस एंड डिफरेंस, ये और आसान जबान में ले ले तो मैचर और मिसमैचर। जी लिख लिया? अच्छा, अब ये सेमनेस और डिफरेंस, ये मैचर्स, ये मिसमैचर क्या है? ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी कोई डिसीजन करते हैं, कोई बाइंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उससे पहले उन्होंने जो उस तरह के फैसले किए हो, उन्होंने या उनके मिलने जुलने वालों ने, उनके दोस्त अहबाब ने, वो उन फैसलों जैसा फैसला करना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने आजमा लिया हो, वो आजमाई हुई चीज आगे चलना चाहते हैं। मिसमैचर या डिफरेंट पीपल, ये वो लोग हैं जो हर मरतबा नया तजुर्बा करना चाहते हैं। वो पहला करके देख लिया, अब कुछ नया करते हैं। इन्हें ये कहने की बजाय कि तुम अपने बेटे को पढ़ा करो, तुम्हारे खाला के बेटे ने ये किया, तुम्हारे मामू के बेटे ने ये किया, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो मैचर है। जब आप कहते हैं मिसमैचर को कि तुम्हारे खाला के बेटे ने ये किया, वो इतने अच्छे हैं, तुम्हारे मामू के बेटे ने ये किया, वो इतने अच्छे हैं, तो बच्चा कैसे कहता है रोना नो ले आओ अपने घर। अगर वो इतने अच्छे तो उन्हें ले आओ, उनके घर छोड़ दो जाके, क्योंकि वो मिसमैचर है, उसे कुछ और करना है। समझ आ रही है क्या कौन लोग हैं? अब आप देख लें, पुराने बात पे आ जाए आप। पुराने बात में अल्लाह ताला आपसे क्या मुखातिब होता है? जब अल्लाह ताला आपको बताता है, जब आपको कहता है कि अल्लाह के उन बंदों में से हो जाना जिन पर इनाम नाज़िल किया गया, नेक अमल करना, ये करना, ये करना, और अल्लाह के उन लोगों में से हो जाना जिन पर इनाम नाज़िल किया गया, जिनसे अल्लाह राजी हो गया। कहा जाता है तो वो लोग जिन्होंने पहले अल्लाह के नेक अहकामात माने, अल्लाह की इताअत की, ये किया, वो किया, उनसे मैचिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही? अगर ये करोगे तुम्हें भी वही मिलेगा कि तुमसे पहले सारे लोगों को दिया गया। मैचिंग